नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश। दोस्तों, सरकार की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। इसकी तस्दीक इसी बात से हो जाती है कि महीने भर में दूसरी बार सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है। रिजर्व बैंक के जरिए सरकार खुले मार्केट से 1500 करोड़ का लोन उठा रही है। माली हालत क्यों खराब है, इस पर बहस की जा सकती है। खर्च की दरकार है या नहीं, इस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हालात वाकई वैसे हैं जैसे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि माननीयों के वेतन में एक बार फिर इजाफा करने की तैयारी की जा चुकी है। ऐसा होता है तो 5 साल में 3 गुना हो जाएगा आपके विधायकों का वेतन। लेकिन सवाल उससे भी बड़ा यह है कि माली हालत खस्ता, फिर माननीयों पर मेहरबानी क्यों? बीमारू राज्य से बाहर आने के बाद भी कब आत्मनिर्भर होगा मध्य प्रदेश? जनता मांगे जवाब में आज कर्ज, मर्ज और मेहरबानी पर चर्चा। लेकिन उसके पहले 10 बड़ी खबरें। चांद दिखा, कल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मनाई जाएगी ईद। सुबह होगी ईदगाह पर विशेष नमाज। सेवैया, कपड़े और सामान से बाजार हुए गुलजार। व्यापा मामले में 7 और एफआईआर दर्ज। सीबीआई ने अब तक 12 मुकदमे किए फाइल। नम्रता डामोर मौत मामले में भी मर्डर का केस दर्ज। नम्रता का पीएम करने वाले डॉक्टर पुरोहित, डॉक्टर गुप्ता और डॉक्टर अनीता जोशी को जान का खतरा। गृह मंत्री गौर से की सुरक्षा की मांग। कोर्ट में आवेदन देने की तैयारी। व्यापम घोटाले का खुलासा करने वाले व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी की सुरक्षा में फिर कोताही। ग्वालियर से दिल्ली बिना गार्ड के किया सफर। लापरवाही के पीछे साजिश की जताई आशंका। भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा से सीएम शिवराज ने की मुलाकात। बैठक में मानसून सत्र पर हुआ मंथन। विधायकों के मानदेय पर बोले विधानसभा अध्यक्ष, विचार जारी है। नान घोटाले पर खाद्य मंत्री की फिसली जुबान। पुन्नूलाल बोले, नहीं है सीबीआई जांच पर आपत्ति। बाद में बयान से मुकरे। बघेल ने कहा धन्यवाद। रामजी भारती को मिली छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में किया पदभार ग्रहण। जगदलपुर से अगवा 8 ग्रामीणों को नक्सलियों ने छोड़ा। 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक रहे बंधक। कोरबा के छात्रावास छेड़खानी मामले में सामने आए कई कांग्रेस नेताओं के नाम। पार्टी ने माना गंभीर मामला, संगठन की कमेटी करेगी जांच। और रुपहले पर्दे पर उतरी दबंग खान की बजरंगी भाईजान। पहले दिन मिली जबरदस्त ओपनिंग। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर बनी है फिल्म। CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. एक कहावत है, कर्ज और मर्ज को जितना बढ़ाएं वो बढ़ता जाता है। सूबे में भी यही हाल है। साल दर साल कर्ज बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि सूबे का हर बाशिंदा करीब 14,280 का कर्जदार है, जो कि मार्च 2011 में केवल 9,256 रुपए का कर्जदार था। हालांकि मध्य प्रदेश के वित्त विभाग को बार बार कर्ज लेने में कोई हर्ज नहीं लगता। जीएसडी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 3% तक कर्ज लिया जा सकता है। लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं कि कर्ज पर कर्ज लिया ही जाता रहे, क्योंकि सरकार जितना कर्ज उठाएगी, आम आदमी उतना ही कर्ज में डूबता जाएगा। लेकिन इन तमाम चिंताओं से दूर सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। महीने भर में यह दूसरा मौका है जब लोन लेने की जरूरत पड़ी। तो क्या यह माना जाए कि सरकार की माली हालत ठीक नहीं? अगर हां, तो फिर ऐसे वक्त में भी माननीयों के मानदेय में इजाफा क्यों किया जा रहा है? मध्य प्रदेश की माली हालत किसी से छिपी नहीं है। लिहाजा प्रदेश विकास के नाम पर एक बार फिर रिजर्व बैंक के जरिए
खुले बाजार से 1500 करोड़ का कर्ज उठाने जा रही है। महीने भर पहले ही 10 जून को सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अब सरकार एक बार फिर कर्ज उठाने जा रही है, जिसके ब्याज का भुगतान हर 6 महीने में किया जाएगा। जानकार सरकार के बार बार बाजार से कर्ज उठाने के चलते कहीं न कहीं इसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाने के संकेत मान रहे हैं, तो वहीं वित्त विभाग इस कर्ज को भी पहले की तरह रूटीन बता रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक राज्य की 5.5 लाख करोड़ की GSDP यानी सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक कर्ज लिया जा सकता है। यही वजह है कि प्रदेश में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए ये राशि दी जा रही है। ये तो चलने वाला रूटीन का काम है। लगातार हम RBI के माध्यम से कर्ज लेते रहते हैं, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं, हर वर्ष ही लेते हैं। हमारा तो ब्याज प्रति वर्ष घटता जा रहा है। जब हमारी सरकार आई थी नई 2003-04 में, तो हमें लगभग 22% अपने राजस्व की आय के ऊपर ब्याज देना पड़ता था। अब जो है हमें अपनी राजस्व की आय का लगभग मात्र 7% ही ब्याज के रूप में देना पड़ता है। वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि विकास के कामों के लिए कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि प्रदेश में ज्यादातर बड़े बड़े प्रोजेक्ट के काम PPP और BOT जैसे मोड पर चल रहे हैं। इनमें सरकार का पैसा लगता ही नहीं है। हालांकि सरकार के बार बार कर्ज लेने पर शिवराज कुनबे के ही मंत्री गौरीशंकर शेजवार ऐतराज जता चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में पहले अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए वन मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने कहा कि वर्तमान स्थिति के मुताबिक राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा 5.6% हो रहा है, जबकि केंद्र के अनुसार बेहतर वित्तीय प्रबंधन वही होता है जिसमें ये 3% के अंदर हो। शेजवार के मुताबिक केंद्र की योजनाओं में केंद्र का हिस्सा कम होने से राज्य को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य को लगभग 10 से 12 हजार करोड़ के खर्चे कम करने होंगे, तभी आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण हो सकेगा। आंकड़े भी घाटे की गवाही दे रहे हैं। हर साल बढ़ रहा है कर्ज। प्रदेश में हर साल हजारों करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ रहा है। वर्ष 2011-12 में 71,478.10 करोड़, वर्ष 2012-13 में 77,413.87 करोड़, वर्ष 2013-14 में 96,163.64 करोड़, वर्ष 2014-15 में 1,06,263.64 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2015-16 में 30 जून तक 1,07,263.64 करोड़ का कर्ज हो गया है। सूबे की माली हालत खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी माननीयों पर मेहरबानी की जा रही है। खबर है कि मानसून सत्र में विधायकों के वेतन में 65% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो 5 साल में विधायकों का वेतन 3 गुना हो जाएगा, जबकि पूर्व विधायकों की पेंशन में भी 5 से 6 हजार की बढ़ोतरी की जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। विचार करेंगे, अभी विचार किया नहीं है, किंतु एक बार फिर से सदन समिति से बात करके विचार करेंगे। उधर बार बार कर्ज लेने पर विपक्ष ने सरकार पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के मुताबिक अगर व्यापम घोटाले की राशि को इकट्ठा कर लिया जाए तो 4-5 साल कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। व्यापम महाघोटाले में चिन्हित और प्रामाणिक रूप से आरोपियों के रूप में साबित होते जा रहे बड़े सफेद कोर्टों में चेहरे जैसे जैसे स्पष्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे घबराए हुए मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता सहित भारतीय जनता पार्टी के ही 2 नेताओं के चर्चा में नाम और हो रहे हैं। सरकार की माली हालत खस्ता है और विधायकों का वेतन एक बार फिर बढ़ाए जाने की तैयारी की जा चुकी है। हालांकि दोनों ही प्रक्रियाएं पहली बार नहीं हो रही हैं, लेकिन सवाल उठना तो
लाजमी है कि अगर सूबे की हालत खस्ता है तो माननीयों पर मेहरबानी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो जब प्रदेश की माली हालत हो खराब, विकास के लिए लिया जाए कर्ज, फिर भी माननीयों का बढ़ा जाए मानदेय, तो सवाल उठते हैं। मध्य प्रदेश को 1500 करोड़ के कर्ज की दरकार क्यों? बीमारू राज्य से बाहर आने के बाद भी कब आत्मनिर्भर होगा मध्य प्रदेश? माली हालत खस्ता, फिर माननीयों पर मेहरबानी क्यों? और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राकेश शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी भी हमारे साथ हैं। धनोपिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विशेष टिप्पणी के लिए वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी भी आज हमारे साथ हैं। अग्निहोत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। दो मुद्दे हैं चर्चा के। एक तो ये कि सरकार कर्ज पे कर्ज क्यों लिए जा रही है, क्या ऐसी मुसीबत है सरकार पर, या स्थिति क्या है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर बार बार क्यों कर्जा लेना पड़ा। दूसरी बात ये कि अगर वाकई माली हालत खराब है तो फिर माननीयों का मानदेय क्यों बढ़ाया जा रहा है। दो मुद्दे, लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं कि कर्ज, इस सरकार को आनंद क्यों आ रहा है? कर्ज लेकर घी पी रही है सरकार, आखिर ये कर्ज अच्छा क्यों लग रहा है सरकार को? देखिए दीपेश जी, जो सकल उत्पादन है मध्य प्रदेश का, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जो कर्ज लेने का निर्णय कर रही है, मध्य प्रदेश में हर वो कदम उठाया जाएगा जो विकास के लिए आवश्यक है। आज मध्य प्रदेश जिस तरह से तरक्की के पायदान चढ़ता जा रहा है और शीर्ष के 3 प्रदेशों में मध्य प्रदेश की गिनती हो रही है, चाहे कृषि विकास दर को ले लें आप, चाहे अन्य क्षेत्रों को ले लें, हर तरफ मध्य प्रदेश की तरक्की हो रही है। मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जी का बयान आपने सुना कि जब हमारी 2003-04 में जब सरकार आई थी तो 22.5% हम ब्याज कर्ज जो लिया था उसका दे रहे थे। मतलब जो दिग्विजय सिंह शासन काल था उसमें कितना कर्ज लिया होगा कि 22.5% सिर्फ हम कर्ज दे रहे थे, और आज की स्थिति में ये हो गया है कि सिर्फ 7% हम ये तो पॉलिसी बदलाव के कारण भी कई इसमें फेरबदल हुए होंगे। बात ये कि अगर कर्ज पहले प्रति व्यक्ति 9,000 रुपए था तो आज 14,000 भी है, ये भी आप देखिए। मैं एक उसी बात पे आगे आना चाह रहा था। मध्य प्रदेश में लगातार जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, मध्य प्रदेश में जो जनता से जुड़े हुए विषयों की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो कन्यादान योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे आप अन्य योजनाएं देख लीजिए, 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल गरीब आदमी के। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तय करा है कि मध्य प्रदेश को तरक्की पे ले जाना है, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, मध्य प्रदेश के नागरिकों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो, उनका जीवन सुखमय हो, उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार अपने प्रयास कर रही है। इसके लिए हम चाहे जितना कर्जा लेते रहेंगे, प्रदेश की जनता के एक हिस्से को फायदा मिलेगा उन तमाम योजनाओं का, बाकी एक हिस्सा टैक्स चुकाता रहेगा। इस पर आगे आपसे चर्चा करेंगे। धनोपिया जी, दीपेश जी, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उसको ही कर्ज मिलता है। ये तो एक सामाजिक क्षेत्र में आपको ये बात मालूम होना चाहिए। इससे पहले भी कई सरकार रही और उन सरकार को ओवर ड्यूस करने की स्थिति पड़ गई। मध्य प्रदेश में लगातार हमारी 10 साल से अधिक सरकार हो चुकी है, आज तक हमें ओवर ड्यूस की जरूरत नहीं पड़ी। आज तक ऐसा कोई महीना नहीं गया हो जब कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं मिली हो। नहीं तो हमने एक मध्य प्रदेश में समय देखा कि 3-3 महीने तनख्वाह नहीं मिलती। आपका पॉइंट लिया आपका। धनोपिया जी, सरकार कह रही है कि विकास के लिए हमें जितना कर्ज लेना होगा हम लेते रहेंगे, हमें उसकी परवाह नहीं, हमें जनता की फिक्र है। फिर कांग्रेस को क्या दिक्कत है? दीपेश जी, यही तो बात है, चोरी और सीना चोरी। मेरे मित्र को ये भी नहीं मालूम कि 2003 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था तो मात्र 35,000 करोड़ का कर्ज था इस सरकार के ऊपर, इस प्रदेश के ऊपर। आज 1,07,000 तो आप बता रहे हो, मेरा कहना है 1,40,000 के करीब करोड़ का कर्ज हो चुका है। और जो मित्र ने कहा कि 22% जाता था और 7 जा रहा है, क्योंकि ये नहीं मालूम जैसे जैसे राशि बढ़ती जाती है ब्याज की दर कम होती जाती है। ये बनिए की दुकान नहीं है, ये शासकीय उपक्रम है, सरकार है, इसलिए इस बात का होना चाहिए। ये जो स्थिति है आज, जो हालात बने हुए हैं, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मिस हैंडलिंग है, कम्युनिकेशन ऑफ दी कन्वीनियंस है। आज जो हालात हैं, जितना ज्यादा विलासिता के खर्चे पर होता है उतना शायद कभी नहीं होता था। लग्जरी होती है। सारे मंत्रियों के आप दौरे देख लीजिए, मुख्यमंत्री की यात्राएं देख लीजिए, यहाँ पर देखो उद्योग इंडस्ट्री मीट के नाम पर पैसा बर्बाद करते देख लीजिए। सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो स्थिति इतनी हालात खराब हो चुके हैं, सोच नहीं सकते हैं। और जो मेरे मित्र ने कहा विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, तो भाई विकास तो हो रहा है। व्यापक जैसे घोटाला जो पूरे विश्व में एक ही हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। 51 लोगों की हत्याएं और आत्महत्याएं जो भी हैं वो हुई है, वो मध्य प्रदेश में हुई है। तो विकास इनकी भाषा में हुआ है। लेकिन आज प्रदेश का एक एक व्यक्ति इस बात से दुखी है कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्जे में डूबी सरकार है, तनख्वाह बांटने पैसे नहीं होते इनके पास। मेरे मित्र कहते तनख्वाह नहीं मिलती थी, 1 महीना बता दीजिए कब नहीं होती थी। मैं बता रहा हूं आपको, फरवरी
कि अंदर वेतन बांटे पैसे नहीं सरकार के पास, कर्ज लेकर तनख्वाह बांटी थी। आज हालात ये है, पैसा फिर नहीं है, इसी 1500 करोड़ की कर्ज लेने की बात चल रही है। ठीक है राकेश जी। दीपेश जी, मुझे एक बात लगती है कि मैं माननीय जेपी धनोपिया साहब को बड़ा विद्वान समझता हूं कि उनको हर चीज याद रहती है, क्योंकि वो वकील भी हैं। क्या जेपी धनोपिया साहब ये बता पाएंगे कि 12,500 दैनिक वेतन भोगियों को दिग्विजय सिंह शासनकाल में क्यों हटाया गया था? उनमें से कईयों ने आत्महत्या कर ली, उनके परिवार को खाने के लाले पड़ गए थे। तो ये भी बताना चाहिए कि ऐसा क्यों कदम उठाया था कांग्रेस शासनकाल में। ठीक। और 2 बार ओवर ड्यूज की जरूरत पड़ी थी, ये मैं जवाबदारी से कह रहा हूं दिग्विजय सिंह शासनकाल में। इस बात को जेपी धनोपिया साहब को मानना पड़ेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार को कोई कर्ज नहीं देता था, क्योंकि मध्य प्रदेश की हालत ऐसी हो गई थी दिग्विजय सिंह शासनकाल में कि लोग मध्य प्रदेश की तरफ नहीं देखते थे। मध्य प्रदेश में अंधेरा का राज हो गया था। मध्य प्रदेश में सड़कें नाम की चीज नहीं थी। उसकी सजा आज कांग्रेस भोग रही है कि 3 विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को माफ नहीं किया। हम लगातार चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हम जनता की चिंता कर रहे हैं और जनता के लिए सरकार चला रहे हैं। ठीक है राकेश जी, आज चुनाव और ये एक माफी चाहता हूं, मेरे मित्र ने कहा कि किया है कि एक ऐसा बिजली का बता दें, उपक्रम बता दें थर्मल पावर का जो इन्होंने लगाया हो, इनको आया हो। सारी की सारी योजनाएं कांग्रेस की थी, सारे के सारे टेंडर सड़कों के कांग्रेस के थे, सारे विकास के कार्य सरकार कांग्रेस के थे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े लोगों को बिल्डर बनाया है, वाकई करोड़ के लोग बन गए हैं इनके लोग। हिस्सेदारी पार्टनरशिप में काम चल रहा है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। ठीक है धनोपिया जी, आपकी बातें भी ले ली। राकेश जी कह रहे हैं कि साहब विकास हो रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं हम चला रहे हैं, तमाम योजनाओं पे खर्च होता है, इसलिए कर्जा लेना पड़ता है। अग्निहोत्री जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, दर्शक भी समझना चाहेगा कि ठीक है हर कोई अपने विकास के लिए लोन लेता है, आपको भी घर बनाना तो आपको लोन लेना पड़ेगा, या यूं कहे कि आपको अच्छी तरक्की करनी तो लोन लेना कोई बुराई नहीं है, या कर्ज लेना कोई बुराई नहीं। लेकिन राज्य सरकार के हिसाब से अगर आप लगातार कर्ज लिए जा रहे हैं, कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हो रहा कि स्थिति क्या है, माली हालत कैसी है, ऐसी स्थिति में भी अगर सरकार फिर कर्ज लेने की स्थिति में और कोई शिकन नहीं है माथे पर, किस तरीके से आप पूरी स्थिति को देखते हैं? दीपेश जी, जन कल्याणकारी शासन यदि है तो उनको एक तो घाटे का बजट कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप लाभ कमाने वाली सरकार नहीं है, आप कोई तानाशाह नहीं है, लोकतंत्र में यदि आपको जनता का ख्याल रखना है तो आपको घाटे का बजट चलाना पड़ेगा, आपको कर्ज लेना पड़ेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो कर्ज आप ले रहे हैं उस कर्ज का उपयोग कैसे कर रहे हैं। क्या आप फिजूल खर्ची में तो नहीं कर रहे हैं? जो आप फिजूल खर्चियां कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे हैं? कोई आपका चेक पॉइंट है कि नहीं है? ये सारी चीजें हैं दीपेश जी। और कर्ज लेने में वैसे कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस कर्ज का सही उपयोग हो और ये देखा जाए, क्योंकि जिस तरह से, और जो श्वेत पत्र की आप बात कर रहे हैं, तो जब सरकार का बजट आता है उसके पहले एक सर्वेक्षण आता है, आर्थिक सर्वेक्षण आता है, उसमें सारी जानकारियां होती है कि किस तरह से पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने खर्च किया, क्या नहीं किया। इस तरह का एक चेक पॉइंट जो है वो सीएजी भी लगाता है, कैग लगाता है, ठीक है, उनका भी चेक रहता है। तो उससे भी कई बातें समझ निकल के बाहर आती हैं और सरकार को पता चलता है कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है। नहीं, अग्निहोत्री जी, आपका जो निष्पक्ष आकलन क्या कहता है, अगर अभी जो कर्ज लिया जा रहा है वाकई क्या उसकी जरूरत है? अगर कर्ज की जरूरत है तो हम खर्चों में क्यों नहीं कटौती कर सकते? सरकार कहीं से भी खर्चों में कटौती करती दिखती नहीं है। अगर जनता पे पैसा लुटाना है, लेकिन वो भी सही तरीके से, क्या आपका आकलन क्या कहता है कि सही तरीके से पैसा खर्च हो रहा है? अगर हो रहा है तो जनता को उसका फायदा क्यों नहीं मिलता है? टैक्स आप लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आप शराब की दुकान इसलिए खोलते हैं रात को 11:30 बजे तक क्योंकि आपको राजस्व बढ़ाने की चिंता है। आप तमाम ऐसे छूट दे रहे हैं, आप सिगरेट पर वैट कम कर रहे हैं क्योंकि आपको राजस्व बढ़ाने की चिंता। अगर ये तरीके ही अपनाने हैं तो फिर कर्ज लेने की जरूरत क्या? और ऐसा कौन सा विकास हो रहा है फिर अगर यही तरीके अपनाने राजस्व बढ़ाने के? तो देखिए दीपेश जी, हर सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को सामने रखते वक्त आंकड़ों की जगलरी करती है। ये सब जानते हैं कि आंकड़ों की जगलरी होती है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पर ओवरड्राफ्ट हुआ करता था, अब कम से कम 2003 के बाद जब बीजेपी सरकार आई है तब से ओवरड्राफ्ट की स्थिति एक बार भी नहीं बनी कर्जा बढ़ गया है। मैं समझता हूँ धनोपिया जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। मुझे लगता है कि जब तक राघव जी वित्त मंत्री थे, माफ कीजिएगा मेरा ये अपना व्यू है, तब तक मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छी तरह से सारा कुछ चल रहा था। लेकिन राघव जी के हटने के बाद मेरा स्वयं का आकलन है, हो सकता है कि और दूसरे लोगों का कुछ और आकलन हो, तो तब से थोड़ी सी स्थिति डगमगाई है। तो हालांकि ये बात सही है कि वित्त मंत्री हर चीज नहीं देखता, उसको विभाग को जो है अधिकारी चलाते हैं, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री का कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज होता है।
तो यदि आपकी ओवरड्राफ्ट की स्थिति चूक बन रही है, कहां पूरी अग्निहोत्री जी समझने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त भिलाई से एक दर्शक है हमारे साथ में, सोनिया जी। सोनिया जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल ये है कि अगर एमपी की हालत ठीक नहीं है तो फिर विधायकों का वेतन क्यों बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, यही दूसरा आज का हमारा मुद्दा था और इसी पर आ रहा था। राकेश जी, अब चलिए शुरुआत हो ही गई है, अग्निहोत्री जी अपनी बात आप कंप्लीट कर ले, फिर इस मुद्दे को हम शुरू करते हैं। मैं यही कह रहा था कि यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, आप आंकड़ों की जगलरी नहीं कर रहे हैं, तो ये सामने दिखना चाहिए। जैसे विकास की बात है, या जो आप कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेना भी बुरा नहीं है, कर्ज तो लेना ही पड़ता है, लेकिन कर्ज का उपयोग आप किस तरह से कर रहे हैं, इसका कहीं चेक एंड बैलेंस है कि नहीं है, ये सारी चीजें सरकार को देखनी चाहिए। राकेश जी, तमाम योजनाएं दिल्ली से या भोपाल से शुरू कर दी जाती है, अब तो दिल्ली में भी आपकी सरकार है, ये नहीं देखा जाता कि उसके लिए फंड कहां से आएगा। आज शौचालय खोलने की तमाम बातें कहेंगे, दावे किए गए कि तमाम स्कूलों में 31 जुलाई तक शौचालय बन जाएंगे, कहीं नहीं बने। बात क्या सामने आ रही है कि साहब फंड नहीं है, फंड नहीं है, आप कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, ये पैसा जा कहां रहा है? और दूसरी तरफ आप फिर से विधायकों का 65% तक वेतन बढ़ाने की तैयारी में है, ये क्या बात है? देखिए दीपेश जी, मैं एक बहुत साधारण सी बात आपको बताना चाहूंगा कि पहली बात तो कि शौचालय बनाने की जो हमारी योजना है उस पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। आप ये नहीं कह सकते कि शौचालय नहीं बन रहे हैं। दूसरी बात में मुद्दा हुआ, ऐसी बहुत सारी चीजें, स्कूलों की हालत खराब है, स्कूलों के पास बिल्डिंग नहीं है, अस्पताल में दवाइयां नहीं है, हर विषय में आ रहा हूं। पिछले हमारे लगातार जो सरकार का कार्यकाल है उसमें हमने 44,000 नई स्कूल की बिल्डिंगे बनाई है मध्य प्रदेश में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश की बात अगर आप करें तो केंद्र सरकार जो फंड देती है उसमें के साथ साथ राज्य सरकार को भी अपना हिस्सा मिलाना पड़ता है। जब राज्य सरकार विकास में अपना हिस्सा देती है तो उसके लिए व्यवस्था राज्य सरकार को करना पड़ती है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश में बार बार जो बात निकल के आ रही है कि फिजूल खर्ची बढ़ रही है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मध्य प्रदेश में हर जगह बैरियर लगाए गए हैं। आपको पूरा आंकड़ा मैं उपलब्ध कराऊंगा कि किस तरह अधिकारियों के विदेश दौरे पे रोक लगाई गई है, किस तरह पे खर्चों पे रोक लगाई गई है, किस तरह डिपार्टमेंटों में जो अन्य खर्चे होते थे उन पे, तो हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति और बेहतर से बेहतर होती जाए। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी जेपी धनोपिया साहब बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हम कर्ज लेते जा रहे हैं और विकास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 10 साल तक लगातार यूपीए की केंद्र में सरकार रही, क्या जेपी धनोपिया साहब अपने सीने पर हाथ रख के इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि यूपीए की सरकार ने 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया? ये सरकार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। वर्ल्ड बैंक से पैसा केंद्र सरकार लेती है, आरबीआई से मध्य प्रदेश सरकार लेती है, तो सरकार अपना काम कर रही है और विकास के काम कर रही है। आपत्ति नहीं है कि आप कर्ज ले रहे हैं, आपत्ति इस पर है कि कर्ज का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि समस्याएं लोगों की कम नहीं हुई हैं। लोग अभी भी शिक्षक अगर मध्य प्रदेश में लोगों की महीनों मध्य प्रदेश में लोगों की समस्याएं दूर नहीं हो रही होती तो हम लगातार चुनाव नहीं जीत रहे होते। और अभी पैमाना सरकार राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में एक पैमाना तो आपको बनाना पड़ेगा। छोटी सी जानकारी दे दूं, कल खुरई में सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग गिर गई, 150 साल पुरानी, कई सालों से वहां पर फंड पास हो चुका है अस्पताल बनने के लिए। आप सोच रहे 150 साल पुरानी इमारत में आज भी हॉस्पिटल चल रहा है, ये कौन सा विकास है? इस पर बात करेंगे, लेकिन सागर से एक दर्शक, इस पर जवाब लूंगा आपसे मैं। सागर से एक दर्शक है अतुल जी, अपना सवाल कीजिए। अतुल जी। हाँ सर, सवाल मैं राकेश जी से पूछना चाहता था कि आप जो कर्ज ले रहे हैं क्या आप उसका विकास कहाँ करा रहे हैं? व्यापम में करा रहे हैं उसका विकास? किस नगर निगम को कितना पैसा दिया हो विकास के लिए? इन्होंने आज तक नगर निगम को कितना पैसा दिया? ठीक है अतुल जी, आपका सवाल आ गया। कि मध्य प्रदेश में एक भी ऐसा नगर निगम नहीं है जो अपने पैरों पे खड़े होकर विकास कर रहा हो। पूरी तरह सरकार उनको विकास की राशि दे रही है, जो सड़कें बन रही हैं, नालियां बन रंदी हैं, पानी की समस्या जो दूर हो रही है, घर घर जो नल जल योजना चल रही है, ये पूरे मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से चल रही है। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूं, व्यापम की बात बंधु ने की है, तो व्यापम में आज मात्र 2400 जो आरोपी थे उसमें से 2200 आरोपी गिरफ्तार मध्य प्रदेश सरकार के जांबाज एसटीएफ के अधिकारियों ने किए हैं। अगर कोई मामला निकल के आया है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और अब तो सीबीआई जांच हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, इस जांच में भी सालों लग जाने और वो अगर देखिए पा भी जाएंगे तो 50 आरोपी में से 2250 आरोपी अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो उन अधिकारियों की पीठ भी थपथपाना चाहिए जिन पर हम रोज प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। और वो घबराते भी कि हमारी जान को खतरा है। बहरहाल खतरा नहीं है, इस पर बात करेंगे। मैं तो जवाबदारी से कह रहा हूँ, मध्य
प्रदेश में जो व्यक्ति सुरक्षा चाहेगा उसको मध्य प्रदेश सरकार सुरक्षा। आज ही 3 डॉक्टरों जिनने नम्रता डामोर का पोस्टमार्टम किया था वो सुरक्षा की गुहार लगाने गृह मंत्री के पास बात करेंगे। दीपेश जी, आज मध्य प्रदेश में अगर किसी को पब्लिसिटी चाहिए तो वो खड़े होकर चिल्लाने लगे कि मुझे जान का खतरा है क्योंकि मैं व्यापम की बात कर रहा हूँ। ये तो एक पब्लिसिटी स्टैंड बन गया है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और जिनको सुरक्षा की आवश्यकता है उसको सरकार सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। अरे शर्म की बात आपको होना चाहिए। जब दिग्विजय सिंह शासनकाल में व्यापम का घोटाला निकला था, क्या कार्रवाई की आपने? बताइए ना मुझे ये बताइए। कल दिग्विजय सिंह जी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि जो दुकानें खुली हुई है मध्य प्रदेश में वो सब व्यापम के आरोपियों का समर्थन कर रहे हैं। आप निर्दोष व्यापारियों को व्यापम का आरोपी बना रहे हो और आपको शर्म नहीं आती। और अगर हम सच कहते हैं तो आप चिल्लाने लगते हो। अरे हकीकत पे भी जरा बने रहिए। मानिए ऐसा नहीं चलेगा कि आप चिल्लाओ और सिर्फ आप चिल्लाओ। ठीक है राकेश जी, चिल्लाने से सच झूठ सच में नहीं तब्दील हो जाता। कि ठीक है वो जवाब देने को बिल्कुल ठीक हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं मैं। चलिए एक दर्शक है हमारे साथ में सागर से मोहम्मद है। मोहम्मद साहब, ईद की पहले तो बधाई आपको और सवाल कीजिए अपना। सवाल है जी कि मान लो मध्य प्रदेश में इतनी आय का साधन है तो फिर उसके बावजूद भी कर्ज क्यों लेना पड़ रहा? हाँ, बहुत सही सवाल, क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि तमाम राकेश जी ये एक दर्शक और सवाल ले लेते फिर इस बात को आगे बढ़ेंगे। हरि अवतार जी हमारे साथ में सागर से, अपना सवाल कीजिए। चलिए लगता है उनसे संपर्क छूट गया। राकेश जी आऊंगा आपके पास में, लेकिन धनोपिया जी दूसरा मुद्दा भी अब शुरू कर ही देते हैं, क्योंकि जब बात इतनी निकल गई है कि लगातार कर्ज लिए जा रही सरकार, विकास लोगों को तो नहीं दिख रहा जितने हमारे पास कॉल आ रहे हैं। तीसरी बात ये वो कह रहे हैं कि विधायकों का वेतन बढ़ाने की क्या जरूरत है, माननीयों का वेतन बढ़ा। संसद में भी यही बात सामने आ रही है कि सांसदों का वेतन भी इसी मानसून सत्र में बढ़ाया जाएगा। धनुपे जी, कांग्रेस के विधायकों ने भी कह दिया कि हाँ साहब मानदेय तो बढ़ना चाहिए। देखिए सवाल इस बात का उठता है कि जब हालात इस तरह के बने हुए हों, पूरे प्रदेश के अंदर जो हालात बने हैं, जो सरकार के कामकाज के तरीके हैं, उसमें भ्रष्टाचार की बू इतनी ज्यादा आती है कि हर आदमी अपने आप को उसमें बस किस तरह से निकल के जाता है वही जानता है। आज विधायकों के वेतन बढ़ाने की बात अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, सरकार इनकी है। आज कांग्रेस के लोग मना भी कर दें तो इसके बाद भी ये लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है अब जाएंगे तो फिर लौट के नहीं करिए तो सही, हिम्मत दिखाइए तो सही। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा के मित्रों को मालूम है कि अब जो विधायक घर जाएंगे वो लौट के नहीं आएंगे तो पेंशन भारी बन जाएगी, इसलिए वेतन की मांग बढ़ाने की जा रही है। जब मध्य प्रदेश के हालात इतने अच्छे नहीं है, कर्जा लेना पड़ रहा है, ये प्रस्ताव आई क्यों रहा है भाई? क्या करेगा विपक्ष? विपक्षी लोगों को इस बात का कहिए आप कि अगर बाकी में कांग्रेस के लोग मना करते हैं तो क्या वे प्रस्ताव नष्ट करवा देंगे? अभी आपके अध्यक्ष महोदय कहते हैं विचार करेंगे, सरकार के लिए विचार करेंगे। लूट खसोट की बनी हुई है सरकार, लोगों को, जनता को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि वेतन होना चाहिए, खर्चे उनके जो जस्टिफाइड हो जिस व्यक्ति के, वो खर्चे देने की बात करना चाहिए, वो शासकीय स्तर पर खर्चे उठाने चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए जो इस समय किया जा रहा है। ये वेतन वृद्धि का मुद्दा ऐसा है कि पता ही नहीं चलता 1 मिनट में कब प्रस्ताव आता है, कब ध्वनि मत से पारित हो जाता है, पता नहीं चलता साहब। जनता ठगी रह जाती है जब अगले दिन देखती है कि साहब इतना वेतन बढ़ गया, 5 साल में 3 गुना आप वेतन बढ़ा ले रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा जनता मांगे जवाब में पहले भी कर चुके। तब बीजेपी की ओर से यह कहा गया था कि साहब एक कमेटी बनी है, वो कमेटी सिफारिश कर रही है, ना तो सरकार मांग कर रही है ना विधायक मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पंकज चतुर्वेदी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि साहब हम तो ये कह रहे हैं कि 3 साल तक कोई वेतन नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन अब जब मैदान में अब सब मुद्दा आ गया और विधेयक जो इसी सत्र में पेश होने के पूरे आसार हैं, तो ऐसे में अगर कांग्रेस ये कह रही एक ठोस तो फैसला लीजिए धनुपिया जी, कांग्रेस इस मुद्दे पर वॉकआउट करके बताए। जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात की पहल नहीं करेंगे, प्रस्ताव को नहीं करेंगे, कांग्रेस के लोग किसी भी तरह से वृद्धि की बात नहीं करेंगे। आज बाला बच्चन ने कहा कि साहब मेरा खुद 400 किलोमीटर दूर से मुझे आना पड़ता है, वेतन तो बढ़ना चाहिए। अपने खर्चे की बात बता रहे, खर्चे जो जिनाइन होंगे उनकी बात करेंगे, वेतन वृद्धि की बात तो नहीं की ना उन्होंने। नहीं तो वो तो किसी ना किसी शक्ल में कहानी इधर से पकड़ी उधर से पकड़िए, बात तो एक ही हुई ना। अगर आप किसी चीज आप वो कर रहे हैं तो उन्होंने अपना खर्चा बताया, मेरे खर्चे बढ़े हुए, 400 किलोमीटर अंदर से आता हूं मैं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं। लेकिन मेरा कहना है कि जनता की गाड़े पसीने की कमाई को इस तरह बर्बाद करने का अधिकार। चलिए लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं जी। पन्ना से एक दर्शक है हमारे साथ में, शैलेंद्र अपना सवाल कीजिए। जांजगीर से एक दर्शक है हमारे साथ में, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस के और भाजपा के दोनों प्रवक्ताओं से मेरा सवाल है कि आज ये जनप्रतिनिधि जो है वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं
और एक कर्मचारी जो है अपना 25 से 30 साल जो है क्या बोलते हैं शासन की सेवा में लगा देता है, उनको क्या बोलते हैं पेंशन की पात्रता नहीं है, परंतु ये 5 साल के लिए जो चुने जाते हैं उनको पेंशन की पात्रता जीवन भर पेंशन कांग्रेस के और भाजपा के दोनों प्रवक्ता। बिल्कुल, बहुत सही मुद्दा उठाया, इस पर दोनों से हम जवाब लेंगे, लेकिन एक दर्शक और हमारे साथ में मोहम्मद सगीर हैं, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ 1500 करोड़ रुपए वो जो ले रही है सरकार लोन, वो सिर्फ विधायकों के लिए ही है कि कुछ और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके लिए भी है? उनको ध्यान देना चाहिए जिनका पेमेंट बहुत कम है, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उनको पहले तो पेमेंट मिल ही रही है और उसके बावजूद भी उनकी बाद में जब वो विधायक पद से अलग हो जाते हैं तो भी उनको पेमेंट मिलती रहती है। तो ऐसा क्यों है? जब वो खत्म, आप जब नियुक्ति कंप्लीट हो चुकी है तो फिर आप अलग होइए, जो गवर्नमेंट उनको भी। ठीक है, आपका सवाल आ गया। राकेश जी, सीधा सा सवाल कि भाई 5 साल के लिए विधायक चुने गए, आप जीवन भर पेंशन पाएंगे। कई एम्प्लॉयज ऐसे जिनकी तनख्वाह इतनी कम है कि उन्हें लाठियां खानी पड़ती हैं, दैनिक वेतन भोगी तो सालों से मांग कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, वो अपना हक मांगने आते हैं, आप लाठियां पकड़ाते हैं। ये व्यवस्था क्यों? फिर आप दूसरी तरफ आप कर्ज भी लिए जा रहे हैं। देखिए दीपेश जी, मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार माननीयों की का जो टीए है ये बढ़ा नहीं रही है। अभी भी आपने विधानसभा अध्यक्ष जी का बयान आपके चैनल पे भी सुनाया और उनने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पर विचार हो रहा है, और किसी चीज पे विचार हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि निर्णय हो गया। पूरा मसौदा तैयार हो चुका है। आगे मुझे थोड़ा सा बोलने दें, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है कि आज शासकीय कर्मचारियों का कितना डीए बढ़ा है ये किसी से छुपा नहीं है। हर चौथे 5वें महीने डीए बढ़ाया जा रहा है। आम लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका आप तनख्वाह देख लें। मेरी कोई विभाग नहीं होगा जहां पर 5 साल में 3 गुना वेतन किसी का बढ़ गया होगा, ऐसा तो कोई विभाग नहीं होगा। आप भी मैंने जो बात रखी है दीपेश जी, उस बात को आप किसी से भी तस्दीक कर लीजिए कि शासकीय कर्मचारियों का डीए कितना बढ़ रहा है, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। और एक विधायक का क्षेत्र कितना बड़ा होता है और रोज उससे कितने लोग मिलने आते हैं और उसका क्षेत्र में कितना दौरा होता है, मुझे लगता हो सकता है कि उनका जो खर्च है उसकी वो पूर्ति नहीं हो पा रही हो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं न्यूज एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्यूज एक्सप्रेस ने कहा कि कांग्रेस के विधायक भी चाह रहे हैं कि ये बढ़े, पर मेरे विद्वान साथी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये विधायकों से इनकी बात नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस में एक दूसरे से बात करने की परंपरा नहीं बची है। चलिए अग्निहोत्री जी, ये जो मामला आप सामने आया, क्योंकि देखिए जनता को बड़ा दर्द हो रहा है, लगातार हमारे पास कॉल आ रहे हैं। आगर से हमारे साथ एक दर्शक है, बाबूलाल जी, अपना सवाल कीजिए। जी सर, मैं आगर मालवा से बोल रहा हूँ सर, एक दैनिक वेतन भोगी। मेरा निवेदन ये है कि दैनिक वेतन भोगी ज्यादा गरीब होते हैं सर कि जो एमएलए विधायक है कौन से गरीब है सर, आप बता दें। चलिए, आपका सवाल आ गया। एक और दर्शक है सागर से, पप्पू पहलवान जी, अपना सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल है, जो भाजपा के भैया जो बैठे हैं कि सागर में सर एमपी सरकार ने शराब दुकानें का टाइम बढ़ा दिया है इनकम बढ़ाने के लिए। संपर्क टूट गया, लेकिन सवाल आ गया उनका कि आप इनकम बढ़ाने के लिए शराब दुकानें 11:30 बजे तक खुलवा रहे हैं और फिर दूसरी तरफ दूसरे लोगों का वेतन नहीं बढ़ा। सागर से एक और दर्शक है हमारे साथ में, इलेक्ट्रॉन से संपर्क टूट गया। अग्निहोत्री जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो बातें आ रही है लगातार सामने कि साहब कई विभागों में तो कुछ हालत बहुत खराब है और दूसरी तरफ विधायक बड़े आसानी से सब मिलकर एक हो जाते हैं और अपना विधानसभा में जो है ये विधेयक पास करवा लेते हैं, अपना वेतन भत्ता बढ़वा लेते हैं। दीपेश जी, ये परंपरा लंबे समय से चल रही है। धनोपिया जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के सरकारों में भी मान्यों का वेतन भत्ता बढ़ता रहा है, ऐसा कुछ नहीं, समय समय पर बढ़ता रहा। इसमें जो एक परंपरा है, शायद अब चूंकि परंपरा है और मानना का मामला बन जाता है, इसलिए ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन बिना चर्चा के आप देखिए, कोई भी विधेयक जो आप लाते हैं विधानसभा के अंदर, सदन में उस पर चर्चा होती है, बाकायदा बहस होती है, उसके गुण दोष पे बात होती है, उसके बाद फिर भले ही वो बहुमत के आधार पर सरकार अपनी तरह से उसको पास करा लेती है, लेकिन उसके गुणधर्म तो सामने आते हैं। ये जो परंपरा चली आ रही है बहुत समय पहले से, मेरे ख्याल से मैं विधानसभा कवर कर रहा हूँ उसके बहुत पहले से चल रही है, तो मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन चर्चा नहीं करना इस विषय पर कि विधायकों के, सांसदों के जो वेतन भत्ते बढ़ाए जाएंगे उनके सदन में बहस नहीं होना और उसको एक झटके में पारित कर देना, हाँ की जीत हुई, हाँ की जीत हुई। तो इस तरह यदि बढ़ाया जाता है वेतन
इससे इससे अब तो कम से कम लोकतंत्र में ये आवाज उठनी चाहिए, और मुझे लगता है जनप्रतिनिधियों को ही ये आवाज उठानी चाहिए कि कम से कम इस पे बात तो हो, सदन के अंदर इस बात पर बात तो हो कि कोई चाहता है कि कोई नहीं चाहता है, या उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कम से कम उससे बहस होनी चाहिए। ये एक लोकतंत्र में एक नया बदलाव आना चाहिए। मंदसौर से एक दर्शक हमारे साथ में, जगदीश जी अपना सवाल कीजिए। सर मेरा निवेदन ये था कि ये विधायकों के तो वेतन बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था 10 माह के अंदर इनको नियमित करने का, और उस वक्त गवर्नमेंट ने ये अपील करी थी कि बजट नहीं है, इनके करोड़ों का कर्ज पड़ेगा और इनको नियमित नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की, और जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द की। बिल्कुल। टीकमगढ़ से एक दर्शक है हमारे साथ में, आशीष जी अपना सवाल कीजिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पुलिस विभाग का जो टीए मिलता है वो 70 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मिलता है सर, और एक दिन का जो टीए जो खर्चा होता है, एक टाइम का नाश्ता भी कर लें सर तो 50-60 रुपए का हो जाता है, पूरे दिन भर का टीए मिलता है 70 रुपए। जी ये देखिए राकेश जी, विसंगतियां कितनी हैं। एक दर्शक और सवाल ले लेते हैं। राकेश जी इसका जवाब लेंगे। एक दर्शक और गुना से हमारे साथ में, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी अपना सवाल कीजिए। सवाल ये है साहब जी, मध्य प्रदेश के किसानों की हालत को देखने को तैयार नहीं है। 1500 करोड़ उठा के विधायकों को तनख्वाह दे दो केवल, इनको नहीं दिख रहा है यार ये मध्य प्रदेश में किसानों की हालत क्या हो रही है। बिल्कुल, जब फसल बीमा के चेक बंटते राकेश जी तो 2 रुपए, 5 रुपए, 200, 500 ऐसे चेक बंटते हैं जिनमें मतलब आप खुद सोचिए कि लाखों की फसल खराब हो जाती है और ऐसे चेक बंटते हैं, और उसमें सरकार जब मुआवजा देती है तो बड़ा मजाक टाइप का होता है कई बार, तो जब जो चेक सामने आते हैं और ऐसे में फिर आप कह रहे हैं कि साहब विकास हो रहा है, हम कर्ज ले रहे हैं, सही कर रहे हैं, और विधायकों का वेतन भी हम मजबूरी में बढ़ा रहे हैं, ये क्या जवाब? देखिए दीपेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ उसको बार बार दोहराएं तो ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों की जितनी चिंता हुई है आज तक के इतिहास में इतनी चिंता नहीं हुई। चाहे 0% पे ब्याज हो, चाहे बिजली के बिल माफ हो, चाहे राजस्व वसूली माफ हो। एक बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माननीयों का मानदेय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये भविष्य का सवाल है, पर जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उसके लिए कमेटियां बनाई गई हैं। उन कमेटी में ये निर्णय हो रहा है कि जो विसंगतियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और ये जो तकलीफें लोगों को हो रही है, कर्मचारियों को, उनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राकेश जी देखिए, लोगों को ये लगता है जब वो देखते हैं आरटीआई के जरिए तमाम जानकारी निकल जाती है कि एक विधायक को क्या क्या मिलता है मूल वेतन के अलावा, उसको तमाम तरह के भत्ते मिलते हैं, साज सामान से लेकर घर के उससे लेकर आने जाने के। मूल वेतन तो दिपेश जी बहुत कम होता है, भत्ते बहुत ज्यादा होते हैं। वही तो आपने सुना कि पुलिस विभाग में साहब 70 रुपए टीएडीए मिलता है, उसमें आदमी कैसे जिएगा, कैसे खाएगा पिएगा, और सब लोगों को दिक्कत होती है कि साहब हम तो ऐसे गुजर बसर कर रहे हैं, और विधायक जो कि किसी राजा से कम नहीं होते अपने क्षेत्र में, वो इतने भत्ते भी लेते, इतना वेतन, और जब उनके पास कोई समस्या लेकर जाता है तो उनको सुनने की फुर्सत नहीं होती किसी, तब शायद ज्यादा दिक्कत होती है। धनुभाई जी इस पर आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो आदरणीय राकेश जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि जब से शिवराज जी किसान पुत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं 36,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं बिजली चोरी के, 9,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, कर्जा उनका सर पर चढ़ चुका है, खाद मिलती नहीं है, पानी पूरा मिलता नहीं है, बिजली मिलती नहीं है। किसान पुत्र है विकास की बात कर रहे हैं। और जहां तक आप विधायकों के बारे में बात कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर अपनी राय कहना चाहता हूं कि जब विधायक चुनाव लड़ता है ना तब बड़ी बड़ी बातें करता है, सेवा करने की बात करूंगा, मैं समाज सेवा करूंगा, मैं जनता की सेवा करूंगा, और उसके बाद में आज तक कोई भी विधायक बनने के बाद वो लखपति और करोड़पति हुआ है, नीचे तो कभी गया ही नहीं है। इसलिए इन बात को सोचना चाहिए, इनकी लोगों की सिर्फ वेतन फिक्स कर देना चाहिए अलाउंस के तौर पर, और सारे खर्चे सरकार को उठाना चाहिए, और निश्चित रूप से सारी चीजों को बंद कर दें, जिससे आम जनता की राहत मिलना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस विधायक इस तरह का विधेयक भी सदन में पेश करें। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना लालच छोड़ें। अरे आप शुरुआत तो कीजिए, सरकार न करे तो सरकार का चेहरा भी जाएगा। पार्टी का प्रस्ताव रखे, मैं वादा करता हूं मैं कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव रखवा दूंगा। आप प्रस्ताव रखेंगे? जेपी धनोपिया साहब, आप अपनी पार्टी की गारंटी मत लीजिए। एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। आप जो कह रहे हैं ना कि लूट हो रही है, ये हो रही है, राकेश जी आ रहा हूं आपके पास में कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा डकैत पकड़ाया है कल, और उसने कहा है ऑन रिकॉर्ड चैनल पे कि कौन से कांग्रेस के पूर्व विधायक मुझे संरक्षण देते थे, जिनके संरक्षण में या तो मुख्यमंत्री निवास में डकैत बैठे रहते हैं, वो गुलाबी किनारे को देख लो, वो डकैत बैठा हुआ है, समझे? वो प्रेम के किनारे वो डकैत बैठा है, व्यापक के लोग नहीं है, क्या हालात है? कांग्रेस की सरकार चल रही है, क्यों बदनाम कर रहे हो कांग्रेस को? भाजपा तो पूरी भ्रष्टाचार में, मुख्यमंत्री निवास को देख लीजिए भ्रष्टाचार। हम मुद्दे से भटक जाएंगे। राकेश जी, धनोपिया जी हम मुद्दे से भटक जाएंगे। दर्शक है इटारसी से वीरेंद्र हमारे साथ में उनका सवाल ले लेते हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। सर नमस्कार, सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि भारत एक
सपेरों का देश था, अंग्रेजों ने आए, पुल बना के चले गए, वो आज तक चल रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के जितने भी पुल बने हैं बाद में, वो आज जर्जर हो रहे हैं। शिक्षा को देखिए आप, शिक्षा में सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से, लेकिन प्राइवेट स्कूल में हजारों की फीस देने के बाद बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। 5-5-10 हजार में। संक्षेप में अपना सवाल कर लीजिए वीरेंद्र जी। ये सवाल यही है सर कि शिक्षा की क्षेत्र में भी, और जैसे कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार रही, पिछली बार इन्होंने किसानों को केंद्र से 50 रुपए बोनस दिलाया, और इस बार इनकी केंद्र में भी सरकार थी और मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकार थी। उसके बाद इन्होंने किसानों को ना कोई गेहूं की समय कोई मुआवजे वो दिलाया, और धान भी आधे रेट पर बिकी इस बार। ठीक है, आपका सवाल आगे। मंदसौर से एक दर्शक है मेरे साथ में, महेश जी अपना सवाल कीजिए। जी सर, मेरा यही निवेदन है सर, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसान हूँ मंदसौर जिले का। और राकेश जी से यही प्रश्न है कि आपके जो विधायक हैं उनका आप वेतन एक आधे घंटे में बढ़ा देते हो, तो मंदसौर में 3-3 साल, नीमच और मंदसौर जिले के 3-3 साल पुराने किसानों के जो ओलावृष्टि और जो फसल की बर्बादी हुई है उसकी अनावरी आज तक सही साथ किसी किसान को मतलब अभी तक मतलब उसका मुआवजा नहीं मिला है। किसी को मिला है तो 60 रुपए और 70 रुपए का चेक मिला है। बहुत गंभीर शिकायत है राकेश जी। सुनिए आप, ये आपके सामने, ये कोई हमारी रिपोर्ट नहीं, खुद दर्शक कह रहे हैं। एक दर्शक है हमारे साथ में और शिवपुरी से, यशपाल जी अपना सवाल कीजिए। यशपाल जी टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और सवाल कीजिए। हाँ सर। हाँ बोलिए। चलिए राकेश जी, ये तमाम बातें सामने आई। लोग कह रहे हैं कि साहब 3-3 साल से मुआवजा मिला नहीं है उन्हें फसल खराब होने का, और आप वेतन पे वेतन बढ़ाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब माली हालत बड़ी खराब है, उन्होंने तमाम समस्याएं गिने, फिर भी आप 1500 करोड़ का और कर्ज लिए जा रहे हैं। देखिए दीपेश जी, जब मैंने बात शुरू करी थी कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए सरकार हर कदम उठाएगी, वो मध्य प्रदेश जो तरक्की कर रहा है ये राकेश शर्मा नहीं कह रहा है। आप नेशनल आंकड़े उठा के देख लीजिए कि पहले जब मध्य प्रदेश की गिनती होती थी तो नीचे से पहले या दूसरे पायदान पे आता था, अब ऊपर से दूसरे तीसरे पायदान पे आ रहा है। चाहे कृषि विकास दर देख लीजिए, चाहे अन्य क्षेत्रों में देख लीजिए, चाहे महिलाओं के बलात्कार। हाँ, डकैत कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता हमें संरक्षण देते थे, उनके नेतृत्व में। धनोपिया जी, बहुत गंभीर विषय पे धनोपिया जी ठीक है आएंगे, बहुत मंच रहते हैं, आएंगे दिन भर चिल्लाया होगा धनोपिया जी, आएंगे आपके पास में, कल भी दिन भर चिल्लाया होगा, उसके बाद भी एक भी दुकान बंद नहीं करवा पाए थे। ये चिल्लाना छोड़िए धनोपिया जी, जनता नहीं सुन राकेश जी, चिल्लाने को राकेश जी, राकेश निवेदन है कि बड़ा ठीक है राकेश जी, आप अपनी बात कीजिए। इस तरह चिल्ला के अपना कदम नीचे मत करिए, आपका छोटा बोल जो कद बचा उसको भी मत। ठीक है बीजेपी का साहब, आपका चेहरा जनता देखना पसंद नहीं कर रही है। आपका चेहरा दिग्विजय सिंह से लेकर अरुण यादव सड़क से कल घूम रहे थे, उसके बाद 2 दुकानें बंद नहीं करा पाए। हाँ वो तो मालूम है, धन्यवाद देना खोलिए। आज धनोपिया जी बहस का मुद्दा ये नहीं है, आज हम गंभीर मामले पर चर्चा करें। राकेश जी आप तमाम बातें कर रहे हैं कि ठीक है धनोपिया जी, धनोपिया जी अगर आदेश कर रही है पुलिस, राकेश जी उसका पालन करेगी। राकेश जी राजा मध्य प्रदेश में आपका राकेश जी हम सड़कों पे धनोपिया जी और उनके संरक्षण में मैं डकैती डालता था, एक डकैत कह रहा है राकेश जी, राकेश जी एक ठीक है उसकी बात बोलो ना जाके कि उसके खिलाफ केस दर्ज कराए आपका नेता। ठीक है एक राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, राकेश जी, धनोपिया जी, ये देखिए जनता देख रही है कि जब जवाब देने की बारी आती तो फिर आप इस तरह से हल्ला करने लगते हैं। ताकि तर्कों पे बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए। एक दर्शक का सवाल ले लेते फिर हम आते हैं। ठीक है, हर बात का जवाब देने की ठीक है राकेश जी, अगर आप में इतनी नैतिकता है तो मेरी बात पूरी हो जाएगी। राकेश जी अरे शांति से आप बात कीजिए। एक दर्शक है शुजालपुर से, आप उनका सवाल ले लेते फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी अपना सवाल कीजिए। शुजालपुर से एक दर्शक है हमारे साथ। मेरा धनोपिया जी से सवाल है। हाँ। कांग्रेस जो कमेटी बनी है विधायकों की पेंशन बढ़ाने की, उसमें कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, वो विधानसभा के उपाध्यक्ष वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव देंगे तो सरकार बढ़ाएगी, अगर उपाध्यक्ष प्रस्ताव नहीं देंगे तो नहीं बढ़ाएगी। धनोपिया जी तय कर लें, इनकी पार्टी के उपाध्यक्ष प्रस्ताव देंगे कि नहीं देंगे। सारी गारंटी लेने से अच्छा है अपने उपाध्यक्ष को कंट्रोल में कर ले। धनोपिया जी कहीं से तो शुरुआत हो, आप क्यों बीजेपी की ओर से उम्मीद कर रहे हैं? जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी की
हेड उपाध्यक्ष है, ये बात सही है, लेकिन सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए लोगों की ज्यादा है। जैसा प्रस्ताव पारित होगा वो बता दिया जाएगा। नहीं, बात यह है कि कहीं से तुम शुरुआत। राकेश जी चलिए आपसे बात करते हैं। राकेश जी सर एक प्रस्ताव ही नहीं आने, ठीक है राकेश जी, आप लो ना, आप अभी गारंटी ले रहे थे, आप गारंटी ले रहे थे। राकेश जी, एक दर्शक और है हमारे साथ में, भोपाल से संजय हमारे साथ में। संजय जी अपना सवाल कीजिए। बीजेपी प्रवक्ता से जी, ये बार बार चिल्ला रहे हैं कि एक डकैत ने कांग्रेस के साथ मिलकर डकैती करता था। हाँ। इनके साथ तो अधिकतर कर्मचारी अधिकारी सारे बीजेपी का नाम लेके आज जेल में हैं। इनके खुद के मंत्री हैं जिनने हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या ये सही है? ठीक है। छतरपुर से एक और दर्शक है हमारे साथ में, अशोक जी अपना सवाल कीजिए। लगता है हमसे संपर्क टूट गया। देखिए राकेश जी, ये तमाम बातें कि एक दूसरे पर एक उंगली आप दूसरे पर उठाएंगे, 3 उंगली आपकी तरफ घूम रही है। विषय से अलग हटने, बिल्कुल अलग हट के मामला था, इसलिए मुझसे चर्चा नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं पे चर्चा करना चाहता हूं। राकेश जी आपकी बात बहुत गंभीर विषय ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ विषय से हटकर। बिल्कुल राकेश जी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश की हालत, ठीक है, मजबूरी है कि मेरी बातों का सुनिए। जवाब दूं। फिर मेरा गंभीर सवाल ये है कि मध्य प्रदेश आप कह रहे हैं कि बीमारू राज्य से आज विकासशील राज्य की श्रेणी में आ गया। ठीक है, कई मामलों में उसे अवार्ड भी मिले, आज गेहूं का बंपर उत्पादन हो, सब बातें मान ली, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी आप देखिए। आज क्या वजह है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा? क्यों हम महाराष्ट्र जैसे राज्य से पीछे या दूसरे बाकी ऐसे सक्षम आंध्र प्रदेश से पीछे या कर्नाटक जैसे राज्य से पीछे हम आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे? हमें बार बार बाजार का मुंह देखना पड़ता है, बार बार लोन लेना पड़ता है। ये स्थिति से क्यों नहीं उबर पा रही? 11 साल से प्रदेश में आज मध्य प्रदेश में अभी गेहूं की फसल हुई, वो गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर में है देश में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, और ये स्थिति हकीकत है। तो कहीं ना कहीं हम तरक्की के सोपान चढ़ रहे हैं, और उसमें मध्य प्रदेश सरकार का योगदान किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए किसान तरक्की कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि बार बार जब बात निकल के आती है कि मध्य प्रदेश कहां है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले के मध्य प्रदेश को उठा के देख लीजिए, और 10 साल में बीजेपी के शासनकाल के मध्य प्रदेश को उठा के देख लीजिए, आपको अंतर अलग समझ में आ जाएगा। चलिए, एक दर्शक है सुजालपुर से हमारे साथ में, कंवर जी अपना सवाल कीजिए। सर, मैं एक साहित्यकार हूँ और अभी जो बहस चल रही है, हाँ, इस पर मुझे अपना एक शेर है, बस वो कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, इरशाद। कि एक दूजे पे लाछन लगाकर, एक दूजे पे लाछन लगाकर मेरे नेता बरी हो गए, वो गलत है फकत इसलिए ये गलत भी सही हो गए। ये देखिए, ये बिल्कुल सटीक बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। अग्निहोत्री जी, यही स्थिति है। अभी विधानसभा में जब विधेयक आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब वो विधेयक पास हो गया और हमारे विधायकों का वेतन 3 गुना तक बढ़ गया। क्या एक अच्छी कोशिश नहीं होती? राकेश जी, आपसे भी यही बात है कि क्या एक अच्छी कोशिश नहीं होती कि आपकी ओर से कहा जाता है कि नहीं साहब, अभी प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, जो भी स्थिति है, कि हम वो पैसा हम दूसरी जगह पर लगाएं, अभी हम 3 साल तक कोई वेतन भत्ते नहीं बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति, ये हिम्मत क्यों नहीं सरकार पर कर पा रही? आप तो पार्टी विद डिफरेंस कहलाते हैं, अरे कुछ अलग करके बताते हैं। पहले आपकी बात को रोकना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी स्थिति है और मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है। जो आप कर्ज की बात कर रहे हैं, तो विभिन्न योजनाओं के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और वो जब पैसा लिया जाता है तो समय पे वापस भी किया जाता है। और मैंने बार बार कहा, जिसकी साख अच्छी होती है उसको कर्ज मिलता है। मध्य प्रदेश की साख अच्छी है, मध्य प्रदेश में तरक्की की नई योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए पैसे की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। दूसरा सवाल कि क्या एक नई पहल बीजेपी की ओर से नहीं हो सकती थी? पार्टी विद डिफरेंस का आप नारा देते, एक बात ये भी करते कि नहीं साहब, विधायकों के वेतन भत्ते नहीं बढ़ेंगे। दिल्ली में आपकी सरकार है, मोदी जी कह रहे हैं कि साहब सब्सिडी छोड़ दो गैस सिलेंडर पर, आप जो है वेतन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी दोहरी बात है? देखिए, सब्सिडी छोड़ने की बात हो रही है तो हम निवेदन उनसे कर रहे हैं जो सक्षम है, और सक्षम व्यक्ति का फर्ज बनता है। जब चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते हैं तो करोड़पति, रोडपति भी हैं। आप अगर पूरा पैमाना उठा के देखेंगे तो आप ऐसा कोई तरीका तैयार करिए ना कि आप रोड पर जो साइकिल और मोटरसाइकिलों पे घूमते हुए विधायक भी मिल जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक विधानसभा क्षेत्र का दायरा आप देखिए कितना बड़ा होता है। लोग, कितने लोगों से रोज वो विधायक संपर्क करता है, अपने क्षेत्र में जाता है आता है। विधानसभा में भाग लेने के लिए आपने कहा कि बाला बच्चन 400 किलोमीटर से आते हैं, तो वो 400 किलोमीटर से आएंगे तो उनका खर्च तो होगा, ये विषय अलग है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें सबको गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो निर्णय होगा उस पर हम भी सहमत हैं। हमें कोई, हमारी तरफ से कहीं नहीं मांग की गई। एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक आप नहीं बता पाएंगे दीपेश जी। आप इनकार तो कर सकते हैं। जवाबदारी से कह रहा हूं, अरे आप बहुमत से इस विधेयक को गिरा दीजिए कि मेरा वेतन बढ़ाया जाए। हाँ, तो गिरा दीजिए ना, गिरा दीजिए इस विधेयक को। अभी आएगा 10 दिन बाद आपकी अग्नि परीक्षा हो जाएगी कि आपकी कथनी और करने में कितना फर्क है। सदन में क्या हो रहा है, इसके लिए राकेश शर्मा नहीं कह सकते।
सदन की कार्रवाई में कांग्रेस भी शामिल है, बीजेपी भी शामिल है, सब मान्य मिलकर जो निर्णय लेते हैं वो सदन में होता है और उसका पालन होता है। इसके बारे में मैं कुछ कमेंट। अग्निहोत्री जी, ये क्या वाकई इतना जरूरी है कि साहब वाकई इतना क्या खर्चा होता है, जबकि विधायकों की माली हालत कैसी है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसी हालत में भी इनका जो वेतन भत्ता या जो तमाम चीजें वो बढ़ना लाजमी है? समय समय पर दीपेश जी जरूरतें बढ़ती हैं और जिस तरह की वित्तीय स्थिति देश की होती है या महंगाई की जो स्थिति होती है उसके अनुसार सभी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती है, सरकारें भी अपने कर्मचारियों का वेतन और डीए वगैरह बढ़ाती है समय समय पर। तो यदि इनको जरूरतें हैं उस हिसाब से तो बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, बढ़ाना चाहिए और बढ़ते आया है, आज से नहीं, अनादिकाल से ये प्रक्रिया चल रही है कि भाई समय आया तो उसको वेतन को बढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें वेतन तो बहुत कम रहता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं बिना नाम लिए। एक मीडिया कर्मियों की एक सोसाइटी है, उसके लिए हमारे एक माननीय ने घोषणा की कि मैं अपने 1 महीने का वेतन उसमें दान देना चाहता हूं। हम लोग बड़े खुश थे कि बड़ा अच्छा एक प्रस्ताव आया है और बड़ा फायदा होगा। जब उनसे हम दान लेने के लिए गए उसके लिए तो उन्होंने 28,000 रुपए का चेक दिया। हम लोग सब हैरान थे कि क्या केवल 28,000 रुपए इनका वेतन है? तो उनका मूल वेतन 28,000 ही था, लेकिन बाकी भत्ते जो अलग थे वो उन्होंने देने के थोड़ी कहा था। तो मूल वेतन तो इनके बहुत कम है लेकिन भत्ते बहुत ज्यादा है। यदि जरूरत है तो बढ़ना चाहिए दीपेश जी, मेरी ऐसी राय है। और जरूरत होगी तभी ये बढ़ा भी रहे होंगे, क्योंकि सारे स्तर देखना पड़ते हैं, आर्थिक स्तर क्या है, क्या किस तरह की जरूरत है उसके हिसाब से। लेकिन देखिए इसका दूसरा पहलू ये है कि आज देश भर में आप अभियान चला रहे कि सब्सिडी छोड़िए। मोदी जी हर महीने कोई नई चीज लेकर आते, कोई नई स्कीम लेकर आते, कभी सेल्फी विद डॉटर, कभी सफाई अभियान। फिर क्या ये इन चीजों का पालन इन जनप्रतिनिधियों को नहीं करना चाहिए? नहीं, जब सक्षम व्यक्तियों से ये कहने की जरूरत पड़ती है तो प्रधानमंत्री को अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। पीएमओ अपना सब्सिडी छोड़ दे, उनके मंत्री ये घोषणा करें कि हम सब्सिडी छोड़ रहे हैं, वो सामने आना चाहिए। वही बात है ना कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, यही हालत यहाँ भी दिख रही है। जनप्रतिनिधियों को भी छोड़ना चाहिए। माफी चाहता हूँ बीच में टोकने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री किसी तरह की कोई सब्सिडी नहीं ले रहे हैं, केंद्रीय मंत्री किसी तरह की प्रधानमंत्री का सवाल ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक, मैं तो निवास की बात कर रहा हूँ, मैं निवास की बात कर रहा हूँ। निवास की बात नहीं हो रही है। हम ये भी कहेंगे राकेश जी कि आपकी पार्टी के कई मंत्रियों ने सब्सिडी छोड़ी, कई सांसदों ने भी छोड़ी, लेकिन मैं कह रही कि सब क्यों नहीं? अगर सब छोड़े तब तो बात होगा, मिसाल कायम करें। कारवा जब निकलता है दीपेश जी तो उसको मुकाम तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। और मैं जवाबदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर सांसद और विधायक सब्सिडी छोड़ेगा। खर्चों में भी क्या कोई कटौती होगी प्रदेश में? क्योंकि सबका ये कहना है कि साहब खर्चे आपके बहुत अनाप शनाप हैं, इसलिए आप कर्ज लिए जा रहे हैं। सहमत नहीं हूँ। और आखिरकार जब कर्ज ज्यादा होता है तो टैक्स के रूप में जनता को चुकाना पड़ता है। जिस चीज की आवश्यकता है तो उसकी तो पूर्ति होना चाहिए। अगर व्यक्ति को कहीं काम करना है, सार्वजनिक स्थानों पे जाना है, आना है, सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करना है तो उसमें खर्च तो लगते हैं। अभी पर्यटन विभाग से कई लोगों को निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि साहब इनकी जरूरत नहीं थी, फंड नहीं था। ये ऐसे कई विभाग है जहां पर कई योजनाएं ऐसी केंद्र सरकार की चलती हैं, राज्य सरकार के लिए रहती हैं या राज्य सरकार की, उसको निश्चित पीरियड के लिए रखा जाता है। ये आपने देखा होगा कि 1 साल के लिए आपने संविदा शिक्षक को रखा है तो 1 साल का उससे बॉन्ड भराया जाता है कि 1 साल आप स्कूल में आके पढ़ाएंगे। अब आप बताइए कि अगर 1 साल के बाद अगर वो व्यवस्था समाप्त हो रही तो आप कैसे सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते? नहीं, कई साल हो गए तो खैर वो अलग मामला। लेकिन कुल मिलाकर के धनुप्रिया जी का आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा। सरकार तो अभी कर्ज लेने में कोई गुरेज नहीं कर रही, लेकिन एक विपक्ष के नाते आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से कि इस कर्ज का कैसे उपयोग होना चाहिए और क्या उम्मीद करते हैं आप सरकार से? और दूसरी बात वही विधायकों के विधेयक वाली और मानदेय बढ़ाने वाली, कि ऐसे में क्या होना चाहिए कि एक मिसाल कम से मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत होती? दीपेश जी, कर्ज लेकर विलासता का जीवन नहीं जीना चाहिए, खर्चों में कटौती करना चाहिए। और विधायकों के और मंत्रियों की वेतन वृद्धि की बात है, जहां तक मैं समझता हूं जब चुनाव होते हैं तो मतदाता के घर वोट देने नहीं जाता है, ये वोट मांगने आते हैं, मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उस समाज सेवा के माध्यम से काम करना चाहिए, गरीब जनता पर भार नहीं पड़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। राकेश जी का आखिरी कमेंट आपसे भी। अभी जैसा कि आप कह रहे कि विचार चल रहा है विधेयक के ऊपर, क्या कोई अभी भी पार्टी फोरम पर चर्चा हो, इस तरह की बात हो, कोई उम्मीद हम करें कि इस बार कोई नई बात विधानसभा में देखने को मिलेगी, या फिर जो सालों पुरानी परंपरा है कि माननीयों के मानदेय बढ़ाने का विधेयक आएगा और ध्वनि मत से बिल्कुल बिना किसी बहस के उसे पास कर दिया जाएगा और फिर जनता अगले दिन हक्की बक्की रह जाती कि साहब ये क्या हुआ? देखिए दीपेश जी, मैंने शुरुआत जब की थी कहा था कि एक भी बीजेपी का माननीय विधायक नहीं कह रहा है कि मेरा वेतन भत्ता बढ़ाया जाए।
मेरा दूसरे तरफ ये कहना है कि मध्य प्रदेश में जो विकास हो रहा है वो विकास के और ज्यादा सोपान पे चढ़े, तो उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो कदम हम उठा रहे हैं। विकास नहीं हो, नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 5-7 हजार रुपए किसी के अगर बढ़ते हैं, उसमें कितना विकास हो? सीधे 1,26,000 करने की तैयारी। नहीं, अभी आपके चैनल पे बताया जा रहा था कि पूर्व विधायक के 5 से 7 हजार रुपए बढ़ जाएंगे। पूर्व विधायक, मैं वर्तमान विधायक उसी विषय पे आ रहा हूँ। 65% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है इनका। आप बात करें 5-7 हजार के। खैर अग्निहोत्री जी, एक आखिरी कमेंट आपसे भी कि सरकार की क्या गलत दिशा में तो नहीं जा रही कि आप कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, और क्या इसका भार, एक आशंका है मेरी कि कहीं जनता पर तो नहीं पड़ेगा फिर? दीपेश जी, मैं एक छोटा सा अपडेट भी देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश बीमारू की श्रेणी से निकल करके विकसित राज्यों की श्रेणी में आ गया है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, जो विकसित प्रदेश है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जो भी है, वो भी कर्ज लेते हैं। कर्ज लेने में बुराई नहीं है। ठीक है, आपको विकास करना है तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा। यदि आपको विकास करना है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाना है, तो आपको घाटे का बजट पेश करना पड़ेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। और जहां तक रह जाता है माननीयों के वेतन भत्ते का सवाल, तो यदि जरूरत हो तो उसे जरूर बढ़ना चाहिए, लेकिन यदि जरूरत ना हो तो उसे कम से कम जनता को आपको पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि साहब हमारी ये मजबूत। मैं वही कह रहा हूँ कि कम से कम सदन में इस बार बहस तो हो, एक नई पहल तो हो। कोई बीजेपी विधायक कहे कि नहीं साहब एकदम हम इसे पास नहीं करेंगे, आप नीचकर इस पर पहले बहस करेंगे, हम जनता को बताएंगे कि साहब इसलिए हमारी ये मजबूरी, इसलिए जरूरी है। दीपेश जी, इसलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये एक अपील की है। पता नहीं वो कहाँ जाएगी, क्या होगी, राकेश जी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन लोकतंत्र में अब ये स्थिति बदलनी चाहिए जो सालों से, अनादिकाल से ही चला आ रहा है कि माननीयों के वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए बिना चर्चा के, बिना बहस के विधानसभा और संसद में पास किया जाता है। इस पे विचार करना हमारी कोशिश है कि एक नई मुहिम इस बार शुरू हो। धनोपे जी, आपसे उम्मीद करते हैं कि पार्टी फोरम पर आप चर्चा करें, केवल ये ना कह दें कि साहब विधेयक आया था, हम क्या करते, हम तो समर्थन नहीं भी देते तो पास हो जाता। आप वॉकआउट तो करके दिखाइए, इस बार जनता आपके साथ देगी। राकेश जी, एक नई पार्टी भी डिफरेंस को कम से कम इस बार आप देखिए, दिल्ली में अभी वेतन भत्ते बढ़ाने की बात हुई थी, बीजेपी के तीनों विधायकों ने विरोध किया और सदन से उनको उठा के बाहर फेंका गया। तो ठीक है ना, अच्छा लगा, जनता को अच्छा लगा। आप मध्य प्रदेश में भी ये परंपरा और नैतिकता, हाँ, तो मध्य प्रदेश में आप कीजिए, कोई आपको इनकार नहीं करेगा, आपकी तारीफ होगी। बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। धनुपे जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। अग्निहोत्री जी, आपने तमाम पहलुओं पर बात की, बहुत शुक्रिया आपका भी। दोस्तों, मध्य प्रदेश की माली हालत पतली है, जिसका सबूत कर्ज की रफ्तार से लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसे हालात में भी विधायकों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव मानसून सत्र में लाया जाने वाला है, तो क्या यह मान लिया जाए कि महंगाई की मार महज माननीयों पर ही है? भले ही कर्ज लेना और वेतन बढ़ाना बहुत अनोखा काम ना हो, लेकिन जब बात आम जनता से जुड़ा मुद्दा हो तो फर्क पड़ता है। ऐसे में कहना मुफीद होगा कि रोज की कहानियों में कोई ना कोई हादसा दर्ज होता है, पर कर्ज के मर्ज का इलाज कहीं नहीं होता है। जनता मांगे जवाब में आज के लिए बस इतना ही। आपसे जुड़े किसी और मुद्दे के साथ सोमवार को फिर हाजिर होंगे हम, तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT, co-sponsored by ISEC University and LNCT Group. LNCT Group of Colleges, largest educational group in Central India, having presence in Bhopal, Bilaspur, Indore, Jabalpur, Gwalior. Courses offered. For admission, please contact. CX लाए है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। CX औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, CX एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, CX सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। CX 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। आईसेक्ट यूनिवर्सिटी NSDC से संबद्ध मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 6 देशों के साथ। ये अवार्ड हमें स्थापित करते हैं सर्वोच्च शिखर पर। प्रतिभाओं को हम देते हैं भरपूर विस्तार। अपने सपनों से बातें करें, बस एक कदम बढ़ाइए आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ। हो पहचान अपनी बनाएंगे, आईसेक्ट में आ गए हैं तो बेस्ट एजुकेशन पाएंगे।
जुर्म सदेपांव आता है पर निशान छोड़ जाता है।